नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सृष्टि अध्ययन संस्थान में। और आपने 2 दिनों से अभी आपके बीच नहीं आ रहा है आपका ये सीरीज जो चल रहा था एडिटेरिया का 100 सेटों का जो सीरीज है। आज मैं आप लोगों के बीच 22 सेट के बाद 23वां सेट लेकर आ रहा हूँ। 23वां सेट का ये पहला प्रश्न है। देखिए 23वां सेट क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं रहस्यमयी झील किसको बोलेंगे? रूपकुंड झील को। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें देखिए खाद्य उत्पादन वृद्धि क्या है? खाद्य उत्पादन वृद्धि, ये हरित क्रांति से संबंध है। क्या है? हरित क्रांति से संबंध है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन क्या होगा? श्वेत क्रांति। इसके बाद मत्स्य पालन जो है वो हो जाएगा नीली क्रांति। मत्स्य पालन नीली क्रांति। उर्वरक हो जाएगी भूरी क्रांति। उर्वरक भूरी क्रांति। इस तरह से देखेंगे हम तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन कौन हो जाएगा? खाद्य उत्पादन वृद्धि। खाद्य उत्पादन वृद्धि में क्या हो जाएगा? हरित क्रांति। खाद्य उत्पादन वृद्धि में हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन हो जाएगा आपको श्वेत क्रांति, जबकि मत्स्य पालन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको नीली क्रांति। फिर उर्वरक उत्पादन में भूरी क्रांति। अगला तीसरा क्वेश्चन है, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? याद रखेंगे करनाल बंट रोग जो है वो किस फसल से है? तो गेहूं से है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित है। आपको फिर पांचवा प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से? चाड की। किसकी? चाड का जो है सीमा नहीं लगता है, जबकि मोरक्को और ट्यूनीशिया का लगता है। डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो डेविस जल संधि हो जाएगा बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। ठीक है। अगला प्रश्न है सातवां, मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग का नियम किस पर आधारित है? तो हम देखते हैं उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। मांग जो होगा जब भी तो वो होगा उपभोक्ता की प्राथमिकता पे। किस पे? उपभोक्ता की प्राथमिकता पे। आठवां है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था। आपको याद होगा अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाला में पुस्तक में ये चर्चा किए थे। पूरी देश की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया निकाला था उस समय में दादा भाई नौरोजी ने। नौवां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? आर्थिक सुधार नीति जो है 1991 ईस्वी में प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी माध्यम में ताप बढ़ेगा तो वेग पर क्या प्रभाव? वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहता है। 11वां प्रश्न है, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप जानते हैं डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? बस उसके जानते हैं, उसके द्वारा जो हटाया गया द्रव होता है उसकी मात्रा के बराबर उसका ये होता है, भार में कमी होता है। 13वां प्रश्न है, चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? चिनार, याद रखिएगा आप, चिनार जो है वो केरल में है। चिनार वन्यजीव विहार जो है ये केरल राज्य में अवस्थित है भारत के। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव एक प्रकार का दाब ही है जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी पृष्ठ तनाव हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। इसके बाद 15वां है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। फास्फोरस का देखिए ये तीनों अयस्क है, फास्फोराइट, फ्लोरापाइट और क्लोरापाइट। ठीक है, ये तीनों है। कौन कौन है? फास्फोराइट, फ्लोरापाइट, क्लोरापाइट। 16वां प्रश्न है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो संयोजकता के द्वारा। किसके द्वारा? संयोजकता के द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है?
वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। वेल्डिंग में आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला है वाशिंग सोडा। क्या है? वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा जो सोडियम कार्बोनेट का धोबन सोडा इसी को बोलता है। वाशिंग सोडा कहिए चाहे धोबन सोडा, सोडियम कार्बोनेट का नाम है। अगला प्रश्न है धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु निम्नलिखित में से कौन से? क्रोमियम का उपयोग किया था। क्या? लोहा के साथ क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। 20वां प्रश्न सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। अगला है एक घोल किसका कोलाइडली विलयन होता है? एक घोल जो है द्रव और द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। क्या होता है? द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। अगला है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाइपरटेंशन जानते हैं रक्तचाप बढ़ने के लिए। रक्तचाप बढ़ने के लिए जो होता है हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। 23वां है अल्जाइमर रोग। क्या है? अल्जाइमर रोग में से मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अल्जाइमर में मस्तिष्क जो होता है वो प्रभावित होता है। 24वां प्रश्न मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो मेंडुला ऑब्लोंगेटा। मेंडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। किसका है? गठिया जो यूरिक एसिड का क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना ही गठिया होता है। ठीक है। 26वां प्रश्न रक्त में श्वेत कणों की मुख्य प्रयोजन क्या है? रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमणों से संघर्ष करना। रोग प्रतिरोधी जो होता है यही संघर्ष करता है संक्रमणों से। 27वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? मालवेसी कुल का पौधा देखिए ये तीनों है कपास, भिंडी और गुड़हल, जबकि सरसों जो है ये मालवेसी कुल का नहीं है। कपास, भिंडी और गुड़हल जाता है और मालवेसी कुल का पौधा है। 28वां निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन थे? सब जानते हैं बहलोल लोदी है इसके संस्थापक। दूसरा सिकंदर, तीसरा इब्राहिम लोदी अंतिम शासक। इसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट को सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। देखिए इसमें क्या है? पेशवा। पेशवा क्या हो जाएगा? पूना। पेशवा पूना हो जाएगा। भोसले नागपुर, होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा। ठीक है। पेशवा पूना, भोसले नागपुर, होलकर इंदौर और गायकवाड़ बड़ौदा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा? पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जैसी है, बहुत ही चर्चित पुस्तक था पद्मावत पुस्तक और इसका लेखक जो है मलिक मोहम्मद जैसी है। 31वां प्रश्न दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाजी बेगम। कौन बनवाया? हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। 32वां विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? तो ये विरूपक्ष। किस पे किया? विरूपक्ष देवता के नाम पर शासन किया। अगला प्रश्न है कि विदेशी यात्री डायमोकस। क्या है? विदेशी यात्री डायमोकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आए थे? तो बिंदुसार के। किसमें? बिंदुसार के दरबार में आए थे। 34वां प्रश्न गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। गुप्त काल में कौन सा था व्यापारिक केंद्र? तो उज्जैन था। ठीक है। अगला प्रश्न है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कृष्ण प्रथम। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। भारत का व्यापार संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो ये हुआ था पुर्तगाल से। किससे हुआ था?
पुर्तगाल से स्थापित हुआ था। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 28वां प्रश्न है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? क्योंकि अंग्रेजों के फौज शक्तिशाली थे। क्या थे? अंग्रेजों के फौज शक्तिशाली। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कब किया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसी के जस्ट बाद हुआ था आपको 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 40वां प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। क्या है? इंडियन ओपिनियन। 41वां प्रश्न संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी जो है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। इसे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए इसमें क्या है? नागरिकता। नागरिकता किस में है? तो भाग 2 में है, 5 से 11। ठीक है। पंचायत का क्या है? भाग 9 में। पंचायत का भाग 9 में। राजभाषा का किस में है? तो भाग 17 में। और सहकारी समिति का भाग 9 का ख में है। याद करेंगे नागरिकता का संबंध भाग 2 से है, जबकि पंचायत का संबंध भाग 9 से, राजभाषा का संबंध भाग 17 से और सहकारी समिति का संबंध भाग 19 का ख से है। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? तो यह अनुच्छेद 18 बोलता है उपाधि अगर लीजिएगा तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति का कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अगला है 44वां प्रश्न मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो आपको हमको देखना है, ये सही वाला क्वेश्चन देखना है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं मौलिक अधिकार को। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है, जबकि यहाँ दिया 4 का। ये सही कौन कौन होगा? यह मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है जन्म से। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं और इसका वर्णन जो है भाग 3 में दिया है। 45वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत तीनों आता है, कारागार हो, चाहे स्थानीय शासन हो, चाहे लोक स्वास्थ्य हो, ये तीनों राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 46वां प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन है? तो अंग्रेजी है। सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी प्रयुक्त किया जाता है। 47वां प्रश्न सरकारी उपक्रम समिति के कुल सदस्यों की संख्या होती है? तो ये सरकारी उपक्रम समिति हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। ठीक है। 48वां प्रश्न किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है। क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 49वां प्रश्न है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला? तो ये संभाला था खाद्य एवं कृषि। खाद्य एवं कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतरिम सरकार में मंत्रालय संभाला था। 50वां और अंतिम प्रश्न 23वां सेट का, तो वो है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। स्मरणीय तथ्य देखते हैं, संधियाँ है कुछ अंग्रेजों और मराठों के मध्य संधियाँ जो है वो देखते हैं। तो क्या है? सूरत की संधि। सूरत की संधि का है 1775। सूरत की संधि 1775। अब देखिए अगला है पुरंदर की संधि। क्या है? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि क्या हो जाएगा? 1776। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बरगांव की संधि 1779।
इसके बाद सालबाई की संधि, ये हो गया 1782। याद करेंगे, सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, भड़गांव की संधि 1779, सालबाई की संधि 1782। बसीन की संधि क्या है? बसीन की संधि देखिएगा 1802, बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803 और राजापुर घाट का संधि 1804। ये तीनों एक साथ। बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, जबकि राजापुर घाट की संधि 1804। आगे चलिए, नागपुर की संधि 1816, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818। अंग्रेजों और मराठों के बीच ये निम्न संधियाँ हुई थी। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, ठीक है। बरगांव की संधि 1779, सालबाई की संधि 1782, बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर और पूना की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818। इस तरह से हम लोग अभी देखें सेट नंबर 23। अब आगे हम फिर कल इसी समय आपसे मिलते हैं सेट नंबर 24 को लेके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो भी नए नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें और बहुत से अधिक लोगों के बीच इनको शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना भाई मुन्ना यादव।